हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सब लोगों को इन्वायरमेंट के वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। मैं थोड़ा एडमिट भी हो गई थी और मुझे मना भी कर दिया था अभी ये फ़ोन ऑन यूज़ करने से। तो लेकिन अब ये है कि आप अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ तो बना दूँ बीच बीच में। तो देखते हैं हम अपना आगे का। तो इसमें तो लास्ट टाइम तक हमने पढ़ लिया था, आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वेटलैंड्स क्या होते हैं। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है, आर्द्र और भूमि। ठीक है, आर्द्र मतलब जलीय, जल भी है और उसके साथ स्थल भी है। जब दोनों मिल जाते हैं, भूमि और जल, तो वहाँ पर दलदली सी भूमि हो जाती है, गीली गीली सी। ठीक है, तो इस उसी को आर्द्रभूमि कहते हैं। अच्छा, तो आर्द्र भूमि है तो क्या है, इतना क्या है उसका इम्पोर्टेंस है, बेकार सी भूमि होती होगी, है ना, सब ऐसे। लेकिन नहीं, ये बाद में पता चला कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आर्द्र भूमि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों टाइप के जीव जंतु मिल जाएंगे, स्थल वाले भी, जल वाले भी। जो तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैव विविधता बहुत होती है। साथ ही ये हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ करती है आर्द्र भूमि। जितने भी मान लीजिए कि कोई अगर नदी से पानी आ रहा है, उसमें जितनी भी गंदगी होगी वो यहाँ पे रुक जाएगी और उस पानी को साफ़ करके आगे जाएगा। तो इसे प्रकृति की किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है, पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करती है, अवसादों को रोक देती है। जैसे नदी से जो भी अवसाद आ रहा है, गाद आ रहा है, उसको रोक देती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो इस तरीके से क्या है, ये काफ़ी बार पता चला कि आर्द्र भूमि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग इसका मतलब इसमें कचरा फेंक देते हैं, इसको ख़राब समझते हैं। तो इसको बचाने के लिए ही रामसर सम्मेलन हुआ था। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन के तहत ही लाया गया था। अब आपको लगेगा कि अच्छा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में तो कोई अच्छी बात होगी। नहीं, अब इसमें वो वाली आर्द्र भूमि रखी जाती हैं, ठीक है, जो मतलब जो एकदम बर्बाद हो रही हैं, जिनका विनाश हो रहा है, जो प्रदूषित हो रही हैं। तो और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको इसके अंदर रखा जाता है। तो अगर इसके अंदर कोई आर्द्र भूमि है, यानी हमें उसे बचाना है। ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है, वो ख़राब बात है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूचियों पर ऐसे आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया है। तो रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड था। इसमें क्या है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, ठीक है, रामसर सम्मेलन के अंदर उनमें से जो आर्द्र भूमि है, उनका एक रजिस्टर है, जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा विकास होने के कारण या पॉल्यूशन होने के कारण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण उधर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया उस आर्द्र भूमि पे। ठीक है, वो ख़राब हो रही है, वो बेकार हो रही है, तो उसको रखा है, या फिर उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है या आने की संभावना है। इस रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना, हटाना उस क्षेत्र की पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। अगर हमें इस रिकॉर्ड में किसी स्थल को जोड़ना है या हटाना है, ठीक है, तो जो उस जगह की पार्टी है, उस क्षेत्र की उसको उसकी भी अनुमति लेनी होती है। तो देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत का सबसे पहला स्थल राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर ये देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला कौन सा था जो इसमें शामिल हुआ था भारत का, तो वो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। ये याद रखिएगा, जो 1990 में शामिल हुआ और आज तक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो देखिए, इतने टाइम पहले शामिल हुआ तो अभी तक शामिल है, यानी अभी तक हम इसे संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला याद रखिएगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल। इसके बाद 1993 में ओडिशा की चिल्का झील और मणिपुर की लोकटक झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सरकारी प्रयासों से 2002 तक चिल्का झील का पर उत्पन्न परिस्थिति संकट का समाधान कर लिया गया, उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की सूची से बाहर निकाल दिया गया, जबकि लोकटक झील अभी भी इस सूची में शामिल है। देखिए, मैंने आपको ये जो लेक्स वगैरह हैं, आपको मैप में भी पढ़ा दी हैं और शॉर्ट मैप में भी पढ़ा दी हैं और ज्योग्राफी में पढ़ा दी है, वो भी वीडियोस देख लीजिए। तो जो 1993 में क्या था कि ओडिशा की चिल्का और मणिपुर की लोकटक झील इसमें शामिल थी, यानी हम उन्हें संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जो चिल्का झील है वो 2002 में वापस उसका मतलब उसको मॉन्ट्रिक्स की रिकॉर्ड की सूची से वो बाहर आ गई, लेकिन लोकटक जो झील जो है मणिपुर की, वो अभी भी इसमें है। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। तो आप समझ गए होंगे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर सम्मेलन में आया था। ठीक है, इसमें वो वाली आर्द्रभूमि वेटलैंड्स रखे गए हैं जहाँ जिनका मतलब जिनका जो प्रदूषित हो रही है, विनाश हो रहा है, ठीक है,
उनको रखा गया है। अब देखिए हम समझेंगे अनूप स्वाम्स या कच्छ मार्श में डिफरेंस क्या होता है। ये भी एक तरीके की क्या है, वेटलैंड्स है। तो देखिए अनूप क्या होता है, अनूप ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। दो हैं अनूप स्वाम्स और कच्छ और मार्श। इसको ऐसे याद रखिए, अनूप में क्या है, वन होते हैं और पानी बहता हुआ आता है, ठीक है। और कच्छ जो होता है वहाँ स्थिर पानी में होते हैं और यहाँ वन नहीं होते, मतलब पेड़ वृक्ष कम होते हैं, यहाँ वन नहीं। तो 1 सेकेंड, यहाँ वृक्ष नहीं आते, पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर, ठीक है। जिसकी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें पानी के अंदर और पत्ते होते हैं पानी के बाहर होते हैं, ठीक है। तो अनूप क्या है, स्वाम्प एक ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं, जबकि कच्छ मार्श में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ये दोनों प्राय बहते जल से संबंधित है, इसलिए उच्च उत्पादकता पाई जाते हैं। यहाँ पर देखिए पानी के साथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, तो यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। अनूप को आर्द्रभूमि वन भी कहते हैं, ठीक है। आर्द्रभूमि वन लिखा है, मतलब वेटलैंड फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वृक्ष होते हैं। ये नदी और झीलों के किनारे हो सकते हैं, बहता जल है तो नदी और झील के किनारे होगा। कच्छ अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है। जो कच्छ है वहाँ पर क्या होता है, पानी स्थिर होता है, रुका हुआ। इनमें पेड़ों की जड़ें क्या है, पानी के अंदर और पत्ती तने बाहर होते हैं। इनमें अनूप कच्छ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है, तो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तेज गति से। तो ये इनमें छोटा सा डिफरेंस था। अनूप में वृक्ष होते हैं, कच्छ में वृक्ष नहीं, मतलब वैसे पानी के अंदर होंगे, ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। अब दलदल बॉग या फेन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए नाम से आपको समझ, आपने देखा भी होगा वैसे, दलदल जैसे धंस जाते हैं बहुत सी मूवीज़ या उसमें, ठीक है। ऐसी भूमि होती है जो पानी भरा सा रहता है, दलदली सी उसमें, ठीक है। तो बॉग ऐसे क्षेत्र हैं जो वृक्ष युक्त या वृक्ष विहीन हो सकते हैं, परंतु ये जलमग्न मृदा में ही पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो दलदल है वहाँ पेड़ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे मृदा जो होगी वो जलमग्न होगी, उसमें पीट का संचय होता है और ये अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो मिट्टी पीट होगी और यहाँ पे इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होगी। कुछ दलदली क्षेत्रों में जल की प्राप्ति वर्षा जल की बजाय भौम जल से या धरातलीय अववाह जल से होती है, उन्हें फेन कहा जाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती। तो देखिए क्या होता है ना, अब ये दलदल है तो यहाँ पे इसको पानी भी मिलता होगा, अगर उसे वर्षा का जल मिल रहा है तो वो दलदल कहलाएगा। अगर मान लीजिए पानी ज़मीन के अंदर से मिल रहा है या धरातल से मिल रहा है तो उसको फेन कहते हैं। अगर देखिए नीचे से उसको भौम जल से उसको पानी मिल रहा है तो क्या होता है कि उनकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया वेटलैंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और, वेटलैंड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तटीय, एक अंतःस्थलीय। अगर मान लीजिए भूमि के अंदर, ठीक है, भूमि के क्षेत्र है उसके अंदर अगर आर्द्रभूमि है तो उसको अंतःस्थलीय बोलेंगे, इनलैंड्स। तो उसमें कौन कौन से आता है, जैसे झील, तालाब, गोखुर झील, दलदली कीचड़युक्त भूमि या जलाशय इसमें आ जाएंगे। तटीय मतलब जो कोस्ट एरिया में है, ठीक है, तट के पास है, जैसे मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, क्रीक, लैगून, खाड़ी, जलीय कृषि या एक्वाकल्चर होता है, तो वो होता है, इसके अंदर आते हैं। तो मतलब ऐसा पानी मिलेगा जो ना बहुत ज़्यादा खारा होगा, दोनों मिक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा मीठा पानी होगा बीच का, तो वहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं। जहाँ पर भी दो चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे कि मान लीजिए समुद्र का पानी, नदी का पानी, तो वहाँ, या फिर अभी मैं बता रही हूँ आर्द्र भूमि, जैसे जहाँ पर जल और स्थल का पार्ट मिल जाता है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको आर्द्र भूमि पढ़ा दिया। अब हमें ये देखना होता है इसके बाद, पढ़ने के बाद, कि उसको संरक्षण के लिए कौन से रूल्स बनाए गए हैं, कौन से नियम अधिनियम है, सरकार क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं चला रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है। तो वेटलैंड रूल्स आए थे 2017 में, जो हमें पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने आर्द्रभूमियों में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए नए आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को अधिसूचित किया है। तो देखिए इन्वायरमेंट से एक तो मंत्रालय याद रखिए, यही आएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसने क्या किया है कि जो हमारी आर्द्रभूमि है उसमें जो ऐसी गतिविधि होती है जिनको रोकना है, उनके लिए आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 में अधिसूचित किए थे। अब यहाँ पर ही बता रहे हैं कि ये नियम किन किन पर लागू होंगे। ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि परिसरों पर लागू होते हैं। अर्थात किन पर लागू होंगे, देखिए जो रामसर अभिसमय था के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में वर्गीकृत आर्द्रभूमियाँ, तो जो रामसर अभिसमय हुआ था उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है उन वो शामिल होंगी, हो सकती है इनमें, ठीक है। उनमें ये नियम लागू हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमियाँ, जो हमारी गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन है, वो जो आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करते हैं वो इसके अंदर आ सकती है।
सॉरी मैं आज थोड़ा बोलते बोलते ऐसे हो रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेल। तो परंतु ये नियम समय समय पर यथा संशोधित, देखिए अब क्या है ना कि कुछ और भी जो है नियम अधिनियम हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, तो अगर उनके अंदर ये जो हो है नियम अधिनियम, उनके अंदर जो आर्द्रभूमि आती है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। जैसे परंतु ये नियम समय समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम 1927, ये याद रखना है कौन से ईयर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अब देखिए ऐसे याद रखिए 2772, ठीक है, मतलब आगे पीछे हैं तो थोड़ा सा याद हो जाएंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980, राज्य वन अधिनियम, तटीय विनिमय जोन अधिसूचना 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों पर लागू नहीं होंगे। तो इन अधिनियम के अंतर्गत जो आर्द्रभूमि आएंगी उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। अब देखिए नए नियम की क्या विशेषताएं थी। पहले आपको एक बात बताती हूँ, अगर मान लीजिए आर्द्रभूमि है, उसको बचाना है तो ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा ना जो उसको ख़राब कर रही है, सिंपल ये चीज़ है इस नियम में। नए नियम में आर्द्रभूमियों के गैर आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब जो हमारी आर्द्रभूमि है, मान लीजिए अगर उस पर हम दलदली भूमि है, उस पर मिट्टी डाल के कुछ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस पर गैर आर्द्रभूमि उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें शहरों, कस्बों, गाँवों, अन्य मानव अधिवासों और उद्योगों से अपशिष्टों की डंपिंग, अनुपचारित कचरे के निपटान, डिस्चार्ज के साथ साथ नए उद्योगों की स्थापना और विस्तार शामिल है। अर्थात किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को आर्द्रभूमि में प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए आप उधर कचरा नहीं फेंक सकते हैं, है ना, कोई उद्योग लगाना है उसका विस्तार नहीं कर सकते हैं, तो इस या अतिक्रमण नहीं कर सकते, तो इन सबको प्रतिबंधित इधर किया गया है। कुछ अपवादों के साथ स्थायी प्रकृति का कोई निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, स्थायी प्रकृति का इधर निर्माण नहीं कर सकते हैं। अवैध शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जो जीव जंतु होते हैं उनको बचाने के लिए अवैध शिकार को ही प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हो गई हमारे नए नियम की विशेषताएं, ठीक है, सिंपल थी। अब हम इसमें आगे भी चीज़ें जो हमें पढ़नी है तो वो हम देखेंगे थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, ये पढ़ेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी कानून क्या है वो पढ़ेंगे, और रामसर सम्मेलन भी पूरा समझेंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, इन्हीं नियम में से और इन्हीं कानूनों में से 20 से क्वेश्चन फंसा के पूछ लेती है। तो हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इन्हें बचाएं। तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।